नमस्कार बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षा में हमने शब्द व पद पढ़े, शब्द का अर्थ, परिभाषा और पद का अर्थ, परिभाषा, शब्द कब पद बन जाते हैं और शब्द और पद में अंतर, ये हम पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे शब्द के भेद और पद के भेद। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्द के भेद। हिंदी में जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है उनके स्रोत भिन्न भिन्न हैं। संस्कृत, उर्दू, अंग्रेज़ी आदि से आए शब्दों के कारण शब्दों के रूप बदल गए हैं। शब्दों के भेद निम्नलिखित आधार पर किए जाते हैं। पहला है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का 4 भागों में वर्गीकरण किया गया है। पहला है हमारा तत्सम शब्द। बच्चों, हम ये पिछली कई कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद एक बार फिर हम पढ़ेंगे। पहला है तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में भी अपने मूल रूप में प्रचलित हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे जल, सूर्य, नृत्य, वायु, कर्म आदि। ऐसे शब्द जिन्हें संस्कृत भाषा से उठाकर वैसे के वैसे ही उसी रूप में हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। ये शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं, किंतु जो के त्यों हैं उन्हें हिंदी भाषा में प्रयोग हम नहीं करते हैं, बल्कि इनके रूप में परिवर्तन किया जाता है और उसके पश्चात हम इसे हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। तीसरा है हमारा देशज। जब हम देशज शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है देश से संबंधित कुछ शब्द होंगे। जो शब्द परंपरा से जनजीवन की साधारण बोलचाल की भाषा में प्रचलित होते हैं तथा क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जो हम हमारे देश में ही अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं, जैसे फावड़ा, लोटा, खिड़की, थैला, सड़क आदि। अगला है हमारा विदेशी या आगत शब्द। जब हम विदेशी शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है बाहर से या दूसरे देश से आए हुए शब्द या दूसरे देशों की भाषा से हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। आगत मतलब आए हुए। वे शब्द जो अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी, तुर्की, पुर्तगाली आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, वे विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं, जैसे मशीन, सिनेमा, कुर्ता, अमीर, अंजाम, कमीज़, चाय, रिक्शा आदि। अब दूसरा है हमारा बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर शब्दों के भेद। ये है, पहला है हमारा रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के सार्थक खंड न किए जा सकें उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे अगर किसी शब्द के अलग अलग भाग करते हैं हम और उसके एक भाग का अर्थ सार्थक नहीं होता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पैर, पै धन र, पैर में जब हम जोड़ते हैं तो उसका सार्थक अर्थ होता है, किंतु जब हम उनको अलग करते हैं तो उनका सार्थक अर्थ नहीं होता है। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा है हमारा यौगिक शब्द। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों का या शब्दांशों के योग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे हम यौगिक शब्द सुनते हैं, हमारे दिमाग में योग मीन्स जोड़ना आता है। इसी प्रकार जब 2 शब्दों या शब्दांशों को जोड़ते हैं तो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पाठशाला, पाठधन, शाला, अनुशासन, अनुधन, शासन। 2 शब्दों को जोड़ने के बाद जो शब्द बनते हैं उन्हें
यौगिक शब्द कहते हैं। तीसरा है हमारा योग रूढ़ शब्द। जो यौगिक शब्द किसी रूढ़ या विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जिनके प्रयोग से किसी विशेष अर्थ को प्रकट किया जाता है उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, पंकधंज, उसका अर्थ है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल का फूल। अब अगला है हमारा अर्थ के आधार पर शब्दों में भेद। अब अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं हमारे। पहला है पर्यायवाची शब्द। किसी भी भाषा में प्रयुक्त समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बच्चों, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द ये हम व्याकरण की पुस्तक में कक्षा 1 से पढ़ते आ रहे हैं, तो हमको बहुत अच्छे से ये सब पता है ये सब क्या होते हैं। मैं एक बार फिर से आपको समझाना चाहती हूँ। पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो किसी भी भाषा में प्रयुक्त समान अर्थ, जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आकाश, आकाश का एक नाम आकाश है, दूसरा गगन, अंबर। समान अर्थ वाले शब्दों को हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दूसरा है हमारा विलोम शब्द। किसी शब्द के विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जिसका उल्टा अर्थ प्रकट होता है या विपरीत अर्थ प्रकट होता है उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे लाभ मतलब फ़ायदा, हानि मतलब नुकसान। तो लाभ का विपरीत शब्द हो गया या विलोम शब्द हो गया हानि। तीसरा है हमारा एकार्थी शब्द। एकार्थी मतलब जिसका एक ही अर्थ निकलता है। केवल एक ही अर्थ वहन करने वाले शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, पुस्तक, थैला आदि। अगला है हमारा अनेकार्थी शब्द, जिनसे अनेक अर्थों का पता चलता है या अनेक अर्थ प्रकट होते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मधु, मधु का एक अर्थ होता है मीठा, एक होता है शहद और एक होता है मदिरा। सोना, सोना का एक अर्थ होता है शयन करना मतलब सोना, और दूसरा होता है स्वर्ण मतलब आभूषणों में प्रयोग होने वाला स्वर्ण मतलब सोना। अगला है हमारा प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। अब प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, एक सामान्य शब्द और दूसरा तकनीकी या पारिभाषिक शब्द। सामान्य शब्द में आम जनजीवन में प्रयोग होने वाले शब्द सामान्य शब्द कहलाते हैं। जैसे दाल, भात, खाट, लोटा, सुबह, जिन्हें हम अपनी प्रतिदिन हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। दूसरा है तकनीकी या पारिभाषिक शब्द। जो शब्द ज्ञान, विज्ञान अथवा विभिन्न व्यवसायों में विशेष अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं, जिनका प्रयोग विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त किया जाता है या प्रयोग होता है, उन्हें पारिभाषिक शब्द कहते हैं। इन्हें तकनीकी शब्द भी कहते हैं। जैसे रसायन, समाजशास्त्र, अधीक्षक आदि में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। बच्चों, आज हमने अभी शब्दों के भेद पढ़े हैं। अब हम पद के भेद पढ़ेंगे। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों अर्थात पदों को 5 भेदों में बांटा गया है। कितने भेद हैं पद के? 5। पहला है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। आप सभी जानते हैं संज्ञा की परिभाषा, उसके प्रकार। मैं एक बार आपको फिर से समझाना चाहती हूँ। संज्ञा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम का बोध होता है उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान तथा किसी विशेष वस्तु का बोध होता है उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, मदर टेरेसा आदि। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु, पर्वत, शहर आदि।
अब जातिवाचक संज्ञा में भी दो प्रकार है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मिट्टी, पीतल, दूध, घी, चावल आदि। समूहवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सभा, भीड़, परिवार आदि। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी भाव, दशा, गुण, धर्म, अवस्था आदि का बोध करवाते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सच्चाई, बचपन, मोटापा, ईमानदारी आदि। पदभेद, पदों के भेदों में दूसरा है हमारा सर्वनाम। आप सभी जानते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, तू, आप आदि। उसमें सर्वनाम के भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, किसी बात को कहने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जाए उनका बोध कराने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, तुम आदि। उत्तम पुरुष सर्वनाम में भी तीन प्रकार है। उत्तम पुरुष, बात के कहने वाले को उत्तम पुरुष कह, जो बात कह रहा है उसको उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम, हमारा आदि। मध्यम पुरुष, बात के सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, जो बात सुन रहा है उसको मध्यम पुरुष कहते हैं। तीसरा है अन्य पुरुष, जिनके बारे में बात की जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। दो लोग मिलकर जिससे तीसरे व्यक्ति के लिए अगर जो बात कह रहे हैं उसे कहते हैं अन्य पुरुष। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों के द्वारा पास या दूर स्थित व्यक्तियों, प्राणियों अथवा वस्तुओं का निश्चित ज्ञान हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसके बारे में निश्चित बात पता हो उसको कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे यह, ये, वह, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम से निश्चित वस्तु एवं व्यक्ति का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। निश्चितता नहीं हो जिसमें। प्रश्नवाचक, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे दरवाज़ा कौन खोल रहा है, कौन में हम प्रश्न पूछ रहे हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न बातों का संबंध प्रकट किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। निजवाचक सर्वनाम, निज मतलब हमारा, जो सर्वनाम स्वयं अपने लिए प्रयुक्त होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। तीसरा है हमारा विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जैसे लाल कपड़ा, काली गाय आदि। अगला है हमारा क्रिया, किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद हैं अकर्मक और सकर्मक। पांचवा और आखिरी है हमारा अव्यय। अब अव्यय क्या होता है? जो शब्द वाक्य में प्रयोग के दौरान लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित हुए बिना अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। बच्चों, आज मैंने आपको शब्द के भेद समझाए, पद के भेद समझाए और कुछ प्रश्न दे रही हूँ मैं, आप उन्हें ध्यान से समझें और लिखें। अगली कक्षा में मैं आपको टेस्ट के लिए कुछ प्रश्न दूंगी, तब तक आप इन्हें पढ़ें, समझें और लिखें। आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।